बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इतवार का रोज़ है और कल से शुरू होने वाला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, ये आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्कि जो दीगर अदालतें हैं जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट आती है, उसके लिए कितना अहम है और वहाँ पर क्या क्या कुछ अगले हफ्ते में हो सकता है, ये आपके सामने रखेंगे। हम देख रहे हैं कि जब से जजेस की ट्रांसफ़र हुई है, 3 जजेस की ट्रांसफ़र के बाद जो मेजर बहरान है उसने ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जन्म लिया है। ना सिर्फ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फरीसा साहब के दौर से ही एक बहरान चलता आ रहा है और एक डिवीज़न जो जजेस के दरमियान है वो होती आ रही है। बकौल याह्या अफरीदी साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो जजेस में जो इख्तलाफात है उसको कम कर सके और वो कोशिश कर रहे हैं। अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उम्मीद ये है कि वो आगे जाकर कामयाब होंगे। अब देखना ये है कि याह्या अफरीदी साहब कामयाब होते हैं या नहीं। बहरहाल काजी फरीसा जो रिवायत शुरू हुई थी जजेस की पार्टीशन की, जजेस की डिवीजन की, वो इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है और वही डिवीजन इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रही है। यही 2 अदालतें जो इस वक्त वफाक की 2 बड़ी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। दोनों में जजेस शदीद किस्म की तकसीम का शिकार हैं। अब जजेस की तकसीम से ना सिर्फ जो आम साइलिन है वो मुश्किलात का शिकार है, बल्कि दीगर जो लोग हैं वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कल से शुरू होने वाला हफ्ता 10 फरवरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा। जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और उस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एडिशनल जजेस की तैनातियों का तस्करा होगा और सुप्रीम कोर्ट में ही जो एडिशनल जजेस हैं उनकी तकरीरों के हवाले से बातचीत होगी और नाम जो है वो ज़ेर गौर आएंगे। अब जुमे के रोज 4 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट की थी उन्होंने खत लिखा और आज सेनेटर अली जफर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है लेकिन वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब को एक खत लिखा है और उस खत में उन्होंने बड़े वाज़िया तौर पर ये कहा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के मामला एक तो ज़ेर गौर हैं, दूसरा ये है कि सीनियोरिटी का जो तस्करा है वो उन्होंने किया है। जो सीनियोरिटी में जो खिलाफात इस वक्त चल रहे हैं उसका तस्करा उन्होंने किया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पर सीनियोरिटी के हिसाब से कुछ चीजें जो है वो चल रही हैं। बेहतर यह है कि पहले उन मामलात को हल होने दिया जाए और उसके बाद फिर जो इजलास है उसको कंटिन्यू किया जाए। अली जफर साहब अपने खत में ये लिख रहे हैं कि जो है वो एक तो उन्होंने जो सीनियोरिटी का तनाज़ा है उसका हवाला भी दिया और साथ साथ वो ये लिख रहे हैं कि जो जजेस की ट्रांसफर है उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियोरिटी लिस्ट तब्दील हुई तो उसके बाद एक बड़ा बहरान देखा जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खास तौर पर। तो जफर साहब ये कह रहे हैं कि जजेस की जो ट्रांसफर है उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि सीनियोरिटी लिस्ट तब्दील हुई और उन जजेस का तबादला हुआ और लेकिन उससे तासुर ये दिया जा रहा है कि इमरान खान या बुशरा बीबी की अपीलों के लिए जो है ये 3 जजेस की ट्रांसफर की गई है। इन जजेस की ट्रांसफर का बंदोबस्त किया गया है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए किया गया। अली जफर साहब ने ये कहा है कि जी देखिए मुनासिब ये होगा कि आप सीनियोरिटी का जो मसला है वो हल होने तक जो जुडिशल कमीशन का इजलास है और वो मौखर किया जाए, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ एक शर्त रखी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर इजलास होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर इजलास कल होता है तो जुडिशल जो कमीशन ने अगर इजलास करना है जरूर इतना जरूरी है इजलास करना तो फिर ऐसा कर लें कि जो ट्रांसफर शुदा जजेस हैं, जो 3 जजेस ट्रांसफर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, उनके नामों को ज़ेर गौर ना लाया जाए बतौर सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जज के लिए, उनके नामों को ज़ेर गौर ना लाया जाए। बहरहाल अब ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो अली जफर साहब ने अपने इस खत में कही है। लेकिन कल 2 बजे ये इजलास बुलाया गया है और 3 जजेस की ट्रांसफर से ये तनाज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हुआ और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो नजर आया। 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वाजिया जो तकसीम है जजेस की वो नजर आना शुरू हुई। बहरहाल अब ये है कि आपको याद होगा कि आज से 2 हफ्ते पहले एक केस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच में फिक्स नहीं हुआ था और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने शोकाज नोटिस, तौहीन अदालत का जो शोकाज नोटिस है वो एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी किया था। बहरहाल वो नोटिस बाद में वापस हो गया था, जो कार्रवाई है वो खत्म कर दी गई थी। अब उस एडिशनल रजिस्ट्रार जो नजर अब्बास साहब उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी अपील दायर की थी आईनी बेंच के सामने। अब आईनी बेंच ने जब वो समाअत की थी, 6 रुकनी बेंच ने जब वो समाअत की थी, लार्जर बेंच के लिए तश्कील दिया गया था। अब उस लार्जर बेंच ने समाअत की थी और उन्होंने जो फैसला है वो रिवर्स कर दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शकील अब्बासी का जो फैसला है उसको रिवर्स कर दिया था। अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो कि लार्जर बेंच का हिस्सा थे, उस 6 रुकनी लार्जर बेंच जो कि नजरसानी इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कर रहा था, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने जो है वो अपना एक इजाफी नोट जारी किया है और 20 सफहात पर मुश्तमिल इजाफी नोट है। अब इस 20 सफहात मुश्तमिल इजाफी नोट को अगर पूरा पढ़ा जाए तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बड़ा ढके छुपे अल्फाज में नहीं कर रहे, वो बड़ा क्लियर कट जाकर 26वीं तरमीम को डिफेंड कर रहे हैं
اور جسٹس منصور علی شاہ کو وہ ایک طرح سے شٹ اپ کال دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو معاملات ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں، گو کے نوٹسز ہو چکے ہیں، لیکن بینچ میں معاملات فکس کرنا یا نہ کرنا یہ بینچ کا اختیار ہے، یہ آئینی بینچ کا اختیار ہے، کسی ریگولر بینچ کا اختیار نہیں ہے۔ بہرحال جسٹس محمد علی مظہر صاحب اپنے اضافی نوٹ میں لکھ رہے ہیں کہ قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے۔ یہاں پر وہ آئینی بینچ کی جو پاور ہے اس کو جو ہے وہ ایک بتا رہے ہیں کہ آئینی بینچ کی یہ پاور ہے کہ وہ جو قوانین ہے اس کے آنے یا نہ ہونے کا جو جائزہ ہے وہ آئینی بینچ لے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں ہے، اور آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی حکم نامے واپس لیے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم اس وقت جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک کھلی کتاب کی مانند ہے اس وقت میں۔ محمد علی مظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ترمیم پر اپنی آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے کہ ترمیم چیلنج ہو چکی ہے اور جو فریقین ہیں تمام کو نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں، لیکن کیس فل کورٹ بھیجنے کی درخواست کا فیصلہ میرٹس پر ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ چیف جسٹس یحییٰ فیقی صاحب کے پاس جسٹس منصور علی شاہ بھی بھجوا چکے ہیں۔ اسی توہین عدالت والے کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے توہین عدالت کا جو نوٹس ہے وہ واپس کیا تھا، اور یہ جو فل کورٹ والا معاملہ یہ چیف جسٹس کو بھجوایا تھا۔ تو محمد علی مظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیس فل کورٹ بھیجنے کی جو درخواست کا فیصلہ ہے وہ میرٹس پر ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ ہی ختم کر سکتی ہے، اور جب تک ایسا نہیں ہو جاتا معاملات اس ترمیم کے تحت ہی چلیں گے، جو کہ امپاسبل ہے اس وقت میں۔ جب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اگر ہم مثال لیں تو چیف جسٹس آف پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس بنے، وہ اس چیز کے حقدار نہیں تھے۔ آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت قیام میں آیا۔ سپریم کورٹ میں چلنے والے بیشتر جو معاملات ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ چیزیں چلنا شروع ہوئی ہیں اس حساب سے۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آئینی تشریح کو کم از کم 5 رکنی آئینی بینچ جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور کسی ریگولر بینچ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جو اختیار موجودہ آئین اسے نہیں دیتا۔ 2 رکنی بینچ جو حکم نامے ہے وہ آئینی بینچ کا لدم قرار دے چکا ہے، واپس جو ہے وہ لے چکا ہے، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حکم ناموں کے بعد یہ ساری کارروائی بے وقت ہے، مطلب جو بیسک حکم نامے تھے، جو بیسک ججمنٹس تھی، ان کے بعد کی ساری کارروائی بے وقت ہے۔ آئینی بینچ نے جو ہے وہ یہ کی تھی۔ بہرحال یہ حالات اس وقت چل رہے ہیں۔ جس محمد علی مظہر صاحب کی اگر بات کی جائے تو یہ واحد جج ہے جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ متنازع نہیں ہے، لیکن ان کے اس نوٹ نے ان کو متنازع بنایا ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والا ہفتہ جو کہ کل سے شروع ہو رہا ہے یہ کتنا اہم ہے، اور ممکن یہ ہے کہ کل سے شروع ہونے والے ہفتے میں شاید کہ کوئی ایک عدد استعفیٰ بھی سامنے آ جائے۔ اب استعفیٰ کس کا ہوگا یہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز اور باقی جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا آپ کا میرا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔